एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन को समझने से पहले हम रिकैप करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शंस क्या होता है, कैसे कॉस्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे, किस तरह से बेसिक ट्रेनिंग होता है। 5 मिनट का रिकैप करेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। सो ग्रेडियंट डिसेंट से पहले होता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, सिंपली जैसे पहले काफ़ी सेशन में आपने डिस्कस किया था कि एच एक्स प्लस थीटा जीरो प्लस थीटा वन एक्स, एच एक्स यहाँ पे वाई, ये फंक्शन को जो भी फंक्शन रिटर्न करता है, या फिर बहुत सारे या ट्रेनर हुए या फिर टीचर ट्रेनर या कुछ भी बोल सकते हो, या जिन्होंने अलग अलग पेपर लिखा है, वो कभी तो थीटा को वेट डब्ल्यू में लिखते हैं या थीटा लिखते हैं। थीटा यहाँ पे वेट है, तो कोई लोग इसको डब्ल्यू लिखता है, कोई जनरली थीटा एंड डब्ल्यू। कुछ लोग कुछ भी पैरामीटर ले सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज़ द चॉइस पैरामीटर है कि आप वेरिएबल का नाम क्या लोगे यहाँ पे। तो थीटा यहाँ पे डब्ल्यू है, वेट है, तो थीटा जीरो थीटा वन यहाँ पे वेट और एक्स इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इनपुट, और वाई फाइनली आउटपुट है। जिस पहले अपन ने स्टडी किया था कि वाई इजक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, सिमिलर ऐसा ही है। तो यहाँ पे थीटा जीरो थीटा वन वेट है, एक्स एज इनपुट और फाइनल आउटपुट ये आ गया। तो दिस इज द हाइपोथेसिस। थीटा जीरो थीटा वन यहाँ पे लर्निंग पैरामीटर है, जिसको हम वेट बोलते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कि फाइनली ये तो आउटपुट आया और ये ग्राउंड ट्रूथ आया, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर उनका मीन निकालेंगे। इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन। तो ये अपना कॉस्ट फंक्शन है, तो बेसिक कॉस्ट फंक्शन है। और हमारा गोल क्या रहता है, पूरी ट्रेनिंग में हमारा गोल ये रहता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल क्लासीफायर मॉडल बिल्ड करते हैं। क्लासीफायर मॉडल जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्लासीफाई करना है कि एक इमेज को कि ये कैट की इमेज है या डॉग की इमेज है। तो जो कैट फॉर एग्जाम्पल कैट की इमेज है, तो फॉरवर्ड पास में इनपुट में हमने फॉर एग्जांपल कैट दिया, मतलब एक्चुअल में वो डॉग की इमेज है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ अलग आएगी, और यहाँ पे वाई ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये एक्चुअल वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये रॉन्ग आउटपुट आएगा, इसका मतलब लॉस लॉस बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे देखा अपन, ठीक है, दिस स्लाइड। तो फाइनली हमारा मेन गोल क्या होता है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें। जितना कॉस्ट अपन मिनिमाइज करेंगे उतना फाइनली हम अच्छा मॉडल अपन को ट्रेन होगा। कॉस्ट का मतलब कि जब हम इमेज कैट की दी तो आउटपुट कैट के बिल्कुल सिमिलर आना चाहिए। यदि कैट के बिल्कुल सिमिलर आए मतलब कि कॉस्ट बहुत कम आ रही है, तो फाइनल गोल कॉस्ट को मिनिमाइज। यहाँ पे जैसे कॉस्ट हाई है, तो जैसे जैसे आइट्रेशन में मॉडल ट्रेन होने लगेगा तो हम कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट डिक्रीज होने लगेगा। सो जस्ट ये डायग्राम है कि किस तरह से अपन डिक्रीज करते हैं। फाइनली ये जो शेप बनता है ना, वो किस में बनता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर या जो भी इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, उनमें ये शेप बनता है। फाइनली ये जो ग्राफ देख रहे हो उसमें छोटा सा पार्ट यदि 2D में ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से निकल के आता है, राइट। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि लर्निंग रेट क्या होती है, आइटरेशन क्या होती है, इपॉक्स क्या होती है। तो एवरी आइटरेशन एवरी इपॉक के अंदर फाइनली यहाँ पे जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होता जाता है। फाइनली कॉस्ट हमें रीच करना है लोकल मिनिमा तक, यहाँ तक पहुँचना है और कॉस्ट को कम कम करते रहना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए, वेट अपडेट करने के लिए वो से एक प्रोसीजर होता है जिसे ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हैं। फाइनल ग्रेडियंट डिसेंट की वैल्यू क्या होती है, उसमें से घटाते हैं जो या सो वेट को क्या करेंगे अपन, चेंज करते जाएंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, राइट। तो वेट को यहाँ पे वेट को क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। यदि वेट इनिशलाइज इधर से किया तो वेट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो बेस्ड ऑन योर इनिशलाइज इन वेट यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है तो इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे तो डिक्रीज करेंगे। सो ये तो मैंने मैथमेटिक्स एग्जांपल शो किया है कि किस तरह से डेरिवेटिव करके फाइनली इसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव मतलब कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अवकलन हिंदी में बोलते हैं, जिसका अवकलन करेंगे ऐसा करके। और एक्चुअली ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे टाइप के ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, एक मेथड होते हैं एक तरह से, जिसमें स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है,
बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, इनका थोड़ा मेथड अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक यही समझो कि वेट पैरामीटर कब अपडेट करना है, वो डिसीजन जो लेते हैं उसके अकॉर्डिंग टू ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, राइट। लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट हमने पहले स्टडी किया था कि लर्निंग रेट कम या ज़्यादा किस तरह से डिसाइड करते हैं। अब अभी जैसे पहले कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव आया जे थीटा 1 थीटा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालने पाते, मान लो ये डेरिवेटिव अपना आता है। अब वेट कैसे अपडेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है कि ये मान लो ये आपका वेट है, पुराना वेट ये है, नया इसमें अपन माइनस अल्फ़ा, और ये कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, इसी को अपन डेरिवेटिव निकाल के अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इस वेट को अपडेट कर देंगे। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, राइट। यदि वेट ऐड हो रहा है, यदि आपका जो ये वेट जो थीटा 1 थीटा 2 इनिशियलाइज यहाँ से हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव में तो पॉजिटिव होगा और वेट अपडेट होगा। और यदि इसका वैल्यू यहाँ से शुरू होता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो वेट डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा करके क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है। अब लर्निंग रेट ज़्यादा लेना है कम लेना है, वो अपने अच्छे से लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बट यदि आप शुरुआत कर रहे हो तो लर्निंग रेट कम लो। यदि आपने ज़्यादा लर्निंग रेट ले लिया तो ग्लोबल मिनिमा ओवरशूट हो जाएगा और ट्रेनिंग कभी होगी नहीं, इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी। तो बेसिक अपने डिस्कस किया कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, किस तरह से वेट अपडेट होता है। अब हम एक्टिवेशन फंक्शन में इन डिटेल में थोड़ा जाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, क्या रीजन है इसका, ये अपन डिस्कस करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन का जो थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, वो अपन समझते हैं ब्रेन के न्यूरॉन से लेके। जब मैंने बताया था कि 60 या 70 डेकेड में रोशन बॉल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बायोलॉजिकल न्यूरॉन को काफ़ी स्टडी किया, उसने ब्रेन के न्यूरॉन को काफ़ी स्टडी किया, और उसके बाद में उसने एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बारे में बताया कि किस तरह से हम मैथमेटिकली एक ब्रेन के न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली फॉर्मूला के रूप में, राइट। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो ब्रेन का बायोलॉजिकल न्यूरॉन का है, इसका राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट है। अब न्यूरॉन कैसे काम करता है, आपका दिमाग में, आपके ब्रेन के अंदर एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन की ब्रांचेज हैं, और इम्पल्स कैरीज वे सेल्स बॉडी, यहाँ पे मेन न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंट्रीज हैं। अब इसी मॉडल को यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, एक्सॉन फ्रॉम द न्यूरॉन्स, राइट। एक्स1 कोई भी इनपुट होगा, इनपुट जैसे आपने केट का इमेज एज ए इनपुट दिया, केट का इमेज में इनपुट क्या होगा, केट के फीचर, कलर फीचर, शेप फीचर, नोज के फीचर्स, हाँ, कॉर्नर, ऐसा करके फीचर x1 x2 x3 ऐसे फीचर बनेंगे। एक इमेज में काफ़ी सारे फीचर्स हो जाते हैं, उनके कलर भी होता है, शेप भी होता है, साइज नहीं, शेप, कलर, एज, पिक्सल्स वैल्यू जो अलग अलग होती हैं वो बेस्ड ऑन फिल्टर होता है। तो x1 x2 x3 मान लो कि आपने 3 फीचर दिए किसी इमेज के इनपुट में। अब यहाँ पे एक्सॉन फ्रॉम द न्यूरॉन, यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल्स है, राइट, ये न्यूरॉन्स। तो एक्सॉन यहाँ पे इनपुट दिया हमने, इनपुट को किसी वेट से मल्टीप्लाई किया, राइट। वेट क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ये एक्सॉन बनेंगे, यहाँ पे ये किसी दूसरे न्यूरॉन से भी इधर कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह से पूरा एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनता है। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है, यदि बायोलॉजिकल न्यूरॉन की हम बात करें तो दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको अपन वेट बोलते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टाइम किसी एनिमल को देखा फर्स्ट टाइम, तो आपको एनिमल याद नहीं होगा और किसी ने उसका नाम बताया तो हल्का सा याद हुआ, उसकी शक्ल हल्की सी याद हुई। फिर आप दूसरे दिन दोबारा उसको देखते हैं, तीसरे दिन तीसरी बार देखते हैं, चौथे दिन फोर्थ टाइम उसको देखते हैं। और जैसे जैसे आप उसको बार बार देखेंगे तो आपका जो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता जाए। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि वो लर्न कर रहा है आपके विजुअल इनपुट से, आंखों से आपका इनपुट गया, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब कि वेट अपडेट हुआ। जैसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके दिमाग में, ब्रेन में भी वेट अपडेट होता है। इस तरह से आपका ब्रेन लर्निंग करता है, एवरी डे आपका वेट अपडेट होता है, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह से आपके न्यूरॉन्स आपके वेट को अपडेट करते हैं। तो लर्न करते हैं तब आपको ब्रेन यूज होता है। अब जैसे आपने सुना होगा ना, आइंस्टीन का ब्रेन कितना यूज हुआ है, 10%, 5%। आपके दिमाग में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं और आपने कितने न्यूरॉन्स के आपको कितने न्यूरॉन्स ने आपने एक्टिवेट किया, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना ब्रेन यूज कर रहे हो,
राइट। तो जितना ब्रेन यूज करेंगे आपके उतने ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने का मतलब होता है दो न्यूरॉन के बीच में जो वेट कनेक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आप लर्न करते जाएंगे और उनकी संख्या बहुत जाती है। आप जीवन भर भी इतने न्यूरॉन्स यूज़ नहीं कर पाते हो जितने आपके ब्रेन में अवेलेबल हैं, इतने न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में अवेलेबल होते हैं। तो W1X1 W2X2 इस तरह से ये इनपुट हो गया। ये सेल बॉडी, यहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी में कंप्यूटेशन होता है, ऐसे दिमाग में भी कंप्यूटेशन होता है, ये कंप्यूटेशन चल रहा है। अब ये कंप्यूटेशन चल रहा है, इसका आउटपुट है एफ जो आउटपुट है ये आउटपुट क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा, राइट। देखो कोई भी लीनियर फंक्शन है उसको चाहे कितना समेशन करो कुछ भी करो आउटपुट भी लीनियर फंक्शन होगा, राइट। लीनियर फंक्शन का मतलब मैथमेटिक्स स्टूडेंट समझ रहे होंगे, लीनियर फंक्शन यानी एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर फंक्शन होगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन रहेगी उसमें। और यदि सिंपल भाषा में बोले नो लीनियर फंक्शन मतलब कि कर्व वाली लाइन, कुछ राउंड बन रहा है कुछ और बन रहा है, मैं दिखाऊंगा नो लीनियर फंक्शन कैसे होता है, लीनियर फंक्शन कैसे होता है। तो फाइनली आउटपुट भी लीनियर रहेगा। तो इनपुट लीनियर फंक्शन, सभी को जोड़ा, एडिशन हुआ, कुछ कैलकुलेशन हुई, सेल्स बॉडी में कैलकुलेशन, आउटपुट आया अपना एक सीरीज ऑफ लीनियर फंक्शन। उस लीनियर फंक्शन को हमने किसी तीसरे फंक्शन में पास किया जो लीनियर को नो लीनियर बना रहा है, राइट। अब ऐसे ही दिमाग यहाँ पे ये सेल्स बॉडी एक्शन का आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट टर्मिनल आ रहा है, ये क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को लिमिट करती है, क्योंकि कंप्यूटेशन होना है, इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटेशन हो रहा है, तो ब्रेन में भी इन्फॉर्मेशन को लिमिट करना पड़ता है, उसको फिल्टर करना पड़ता है। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही काम करता है कि बहुत ज़्यादा जंक आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन आ रहा है, उसको कंप्यूट करने के लिए उसको भी लिमिट करता है। तो इस तरह से कुछ लिमिट करने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन होने चाहिए। वो जो फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं अपन एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे काम आता है, जो लिमिट करना पड़ता है, जो आउटपुट ऑफ एक्शन होता है। यहाँ पे एक्शन यहीं पे एक्टिवेशन फंक्शन की तरह ये जो एक्शन टर्मिनल है वहीं पे ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन को लिमिट कर रहा है और उसको नॉन लीनियर बना रहा है। और फाइनली लर्निंग के लिए वेट को मोड लेने के लिए उसके बाद में वेट अपडेट होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैंने बेसिक बैकग्राउंड दिया कि हाउ बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्क और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन न्यूरल नेटवर्क प्लस एक्टिवेशन फंक्शन का इंट्यूशन। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। मैंने थोड़ा यहाँ पे लिखा है कि वाई नीड ए एक्टिवेशन फंक्शन इन डिटेल। मैंने थोड़ा बताया है कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी, ऐसा करके। बट यदि बेसिक समझे तो पहले ये बात बताई कि जो भी इनपुट आया, इनपुट बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इनपुट बड़ा हुआ और अपने दिमाग में या फिर आप मैथमेटिकली न्यूरॉन भी लेके तो मिलियंस ऑफ पैरामीटर होते हैं, मिलियंस ऑफ पैरामीटर होते हैं। और यदि उनका कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन मतलब कि उनके जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी कंप्यूटेशन होता है, यदि मिलियंस का हो और यदि संख्या बहुत बड़ी हो तो गुणा इतना ज़्यादा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका कंप्यूटर एक्सप्लोड हो सकता है, राइट। तो हमें उस मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना है। मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए ऐसे फंक्शन को बनाना है जो उसकी वैल्यू को लिमिट करता हो। सेकेंड रीजन है नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी क्या करती है, जो भी आप मॉडल इन जनरल में सेल्स बॉडी का आउटपुट क्या होता है, सीरीज ऑफ लीनियर फंक्शन। जो लीनियर वैल्यूज होती है उनका सीरीज रहता है, लेकिन वहाँ पे आपके डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कंप्लीटली लर्न कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जब अब एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी लर्न करने के लिए और या फिर मॉडल को डेटा लर्न करने के लिए हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज करके हमें वेट को अपडेट करना है। ये फाइनली हमारा गोल ये होता है कि वेट को घटाएं या बढ़ाएं जिससे कि एक्चुअल वैल्यू आए। वेट को घटाने बढ़ाने के लिए हमें ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है। यदि हम उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, राइट। कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो हमेशा, हाँ कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो हमेशा क्या होगा, आप उसको ग्रेडियंट उसको अपडेट कैसे करोगे, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन चाहिए जो डेरिवेटिव करने के बाद में भी कांस्टेंट नहीं आए, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पर रहना चाहिए। तो इसलिए हम नॉन लीनियरिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो फाइनली लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न, अंडरस्टैंड करें ऐसा फंक्शन जो डेटा के अंदर जो रिलेशन आ रहा है, ऐसा फंक्शन चाहिए, उसमें नॉन लीनियरिटी भी होनी चाहिए, वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना जरूरी है क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, और उसको हमें लिमिट करना है। उसको थोड़ा और अपन समझते हैं कि कैसे लिमिट करेंगे, कैसे करेंगे।
अभी डिफरेंशिएबल करना है अपन को, तो एक्चुअल में अपन आगे जब और इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये प्रॉब्लम आने वाली है आपको, जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट वैनिशिंग प्रॉब्लम। आपका ग्रेडियंट डिसेंट जीरो आउटपुट देने लगेगा, ट्रेनिंग बंद हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है। तो उसकी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन काम में ले। एक्टिवेशन फंक्शन हम जीरो सेंटर्ड काम में लेते हैं। इसका सिंपल रीजन ये होता है कि ग्रेडियंट जब अपन लेते हैं तो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट ना हो जाए, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो प्रॉपरली मॉडल ट्रेन नहीं होता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव नहीं हो, इस तरह से उसकी लिमिट को लेते हुए इनएक्सपेंसिव हो, ऐसा करके अपन को ग्रेडियंट डिसेंट लेना है और डिफरेंशिएबल हो। जो भी ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना है, एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट आएगा, उससे हम कैलकुलेट करेंगे, वो इनपुट एज ए कॉस्ट फंक्शन में जाएगा और वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यदि डिफरेंशिएबल नहीं भी है तो पार्ट में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा कि पार्ट में डिफरेंशिएबल कैसे होता है और डिफरेंशिएबल कैसे होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। कुछ एक्टिवेशन फंक्शन हम पूरे सिस्टम में काम में लेते हैं जब लर्निंग करते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ फिट होता है, मैं थोड़ा रिकैप करके करता हूँ। इनपुट, यहाँ पे इनपुट आया, कैलकुलेशन हुई, ये जो एफ आउटपुट आएगा, ये समेशन होके आएगा, ये सारा एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगा। मान लो कि ये जा रहा है, इसकी वैल्यू एफ एक्स प्लस बी, ये इसको हम जेड बोलते हैं, मान लो इसको हम जेड बोलते हैं। ये जो जेड है ये उसके इनपुट में जाएगा, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये इनपुट होगा एक्टिवेशन फंक्शन का। अब एक्टिवेशन फंक्शन में आते हैं, यहाँ पे जो 1 प्लस ई माइनस टी, टी साइन टी, यहाँ पे सिग्मोइड, इसको सिग्मोइड बोलते हैं, ये भी नॉन लीनियर फंक्शन होता है। यहाँ पे टी एज ए इनपुट है, राइट। तो इनपुट जेड होगा, जो फंक्शन होगा प्रीवियसली मैंने बताया था। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमाइज, ये फर्स्ट एक्सेस और ये सेकंड एक्सेस है, यानी ये तो आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट है। आउटपुट कहाँ तक जा रहा है, साइन फंक्शन का मैक्सिमाइज आउटपुट 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो इसकी वैल्यू लाइक रहेगी 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में होगा। यानी कहीं से भी किसी भी तरीके से यदि हम इस फाइनली अपना जो सेल बॉडी का आउटपुट आता है या न्यूरॉन का आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को हम इस एक्टिवेशन फंक्शन में देते हैं तो आउटपुट लिमिट हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, हमेशा लिमिट रहेगा, राइट। ये लिमिट हो गया 0 से 1 के बीच में। आउटपुट चाहे नेगेटिव हो थीटा का या पॉजिटिव हो, राइट, कैसा भी हो, लेकिन नेगेटिव हुआ तो वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, पॉजिटिव हुआ तो वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, राइट। तो ये है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आउटपुट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैचुरेशन आ गया। यदि ये सैचुरेशन क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसकी वजह से ध्यान रखना है कि कौन से ग्रेडियंट कैसा, जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन है 10H। 10H एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को -1 से 1 के बीच में लिमिट करेगा। वो कर रहा था 0 से 1 के बीच में, ये कर रहा है -1 से 1 के बीच में वैल्यू को लिमिट कर रहा है, राइट। डिफरेंस, ये आउटपुट का डिफरेंस है, फंक्शन सेम नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम सेम रहेगी। यहाँ पे सेचुरेशन है, यहाँ पे सेचुरेशन है, दोनों टर्म में सेचुरेशन है। सेचुरेशन का ध्यान रखना है, इसको ओवरराइड करना है। जब भी आप मॉडल नेटवर्क बनाते हो या कुछ भी करते हो तो आपका डेटा कैसा है उसके अकॉर्डिंग टू आपका फाइनली क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे ध्यान रखेंगे कि ये सेचुरेशन कर रहा है या अपन को इम्पेक्ट कर रहा नहीं कर रहा है। तो ज़्यादातर 10H और सिग्मोइड जब आउटपुट लॉजिकल चाहिए, नियरेस्ट चाहिए, तब जाके अपन इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिदम डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के अंदर रेलू यूज़ होता है, राइट। तो रेलू का होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। हाँ, तो रेक्टिफाइड का मतलब होता है कि कुछ भी दो, ये क्या करेगा, बाकी सबको हटा देगा। यदि वैल्यू नेगेटिव आई तो पूरा डिलीट, पॉजिटिव आई जो आई उसको दे देगा आपको। तो इसका सिंपल का होता है कि कुछ भी वैल्यू दो उसका मैक्सिमम वैल्यू लेगा 0 से मैक्सिमाइज तक। तो इसलिए यहाँ पे ये आफ्टर 0 से लेके यहाँ बाद में डिफरेंशिएबल है। ये दोनों फंक्शन 10H और साइन, दोनों साइन और 10H दोनों डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे यदि रेलू की बात करें तो ये यहाँ से 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस केस को अपन हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इसकी भी एक और प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं डाइंग रेलू। तो मान लो कि आपका इनपुट नेगेटिव आ रहा है, राइट, और
एक बार रेलू ने आउटपुट जीरो दे दिया यहाँ पे, तो पूरी सीरीज़ में पूरा न्यूरल नेटवर्क बनेगा जहाँ पे नेटवर्क में सीरीज में आउटपुट जीरो देना शुरू कर देगा, तो रेलू पूरा कंप्लीट डाई हो जाएगा, पूरा नेटवर्क आपका डाई हो जाएगा। तो डाइंग रेलू प्रॉब्लम आती है, उसको ओवरकम करने के लिए लीकी रेलू नाम से होता है। लीकी मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि ये वैल्यू यहाँ पे जीरो है, आउटपुट यहाँ पे जीरो आया, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, जीरो से इंटर नहीं करेंगे। यदि वैल्यू कुछ ऐसी आती है तो जो फंक्शन होता है फाइनली रेलू का फंक्शन होता है मैक्स, यहाँ पे वैल्यू उसमें जीरो थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वन से, ऐसा कुछ करेंगे इनपुट से एक्स करके, जिससे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू रहे, जीरो ना जाए। यदि जीरो चला गया तो क्या होगा, डाइंग रेलू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सब आएंगी, प्रैक्टिकली देखोगे तो इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में आएगा। अभी तो सब कि जब हम बात करें रेलू क्या है, सिग्मोइड क्या है, tan h फंक्शन क्या है, ऐसा है आपको बिल्कुल जीरो नहीं लगे। जब मैं बोलूँ आपको कि चलो यार इसमें एक रेलू लेयर ऐड कर दो, आप दिमाग में आएगा कि ये रेलू क्या होता है, राइट। इसमें रेलू मैं बोलूँ कि चलो यार ये तो मेरे को लग रहा है कि जब अपन विजुलाइज करेंगे इसको, मैंने इस शुरुआत में स्लाइड में देखा होगा आपने कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि विजुलाइज द इंटरमीडिएट एक्टिवेशन फंक्शन। हमें इंटरमीडिएट एक्टिवेशन फंक्शन को विजुलाइज करते हैं तो हमें दिख जाता है सीधा सीधा कि यार ये तो रेलू खत्म हो गया, यहाँ पे जीरो वैल्यूज आ रही है सारी, रेलू डाई हो गया। अभी रेलू डाई हो गया तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करेंगे, तो उसके लिए फिर हम बोलेंगे नहीं आप ऐसा करो कि लीकी रेलू यूज़ करो, जिससे कि यहाँ पे जो डाइंग प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, राइट। तो इस तरह से अपन को यदि पता होता है थ्योरेटिकली तो हम चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ। फिर जब हम मॉडल बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे तो हम डिसीजन लेंगे कि हमें लीकी रेलू लेना है या नॉर्मल रेलू से भी काम चल जाएगा, राइट। तो ये लेना है। तो ये तीन फंक्शन मोस्टली मैंने, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, लेकिन मोस्टली जो हमने डिस्कस किए वो तीन फंक्शन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजर्स की क्या ज़रूरत है, राइट। ऑप्टिमाइज होता कैसे है, अभी जितने भी आपने पढ़ा ना कि ऑप्टिमाइजर्स यूज होता है, ऑप्टिमाइजर्स कैसे वर्क करेगा, तो ये ऑप्टिमाइजर्स है। उसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। उसको मैं बेसिक बता दूंगा क्योंकि उसके इन डिटेल में जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले उससे पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक क्लासीफायर मॉडल, एक डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बिल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा गोल है फाइनली गेन बनाना है। तो गेन क्या होता है, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क जब मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉडल होते हैं, जनरेटिव मॉडल एंड डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल को समझने के लिए ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल बनाएंगे, ट्रेंड करेंगे अच्छा सा। एक मैंने आपको पहले भी कुछ नोटबुक्स दिए हैं, आज एक और नोटबुक शेयर करता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करके आना, और कॉलम में शेयर करता हूँ। और वो इम्पोर्टेंट नोटबुक है, काफ़ी अच्छा डेटा सेट के साथ में C/10 डेटा सेट, 10 क्लास के ऑब्जेक्ट रहेंगे वहाँ पे, उनको क्लासीफाई करना है। ऐसा करेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें ये सब यूज़ हो रही हैं, वो अपन समझेंगे और उसको समझने के उसको ट्राई करके आना है, और फिर ऑप्टिमाइजर भी करेंगे अपन। तो नेक्स्ट टाइम ऑप्टिमाइजर वी विल डिस्कस। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।